मैं अनुराधा तिवारी आज आपके समक्ष यूनिट 7 और 8 लेकर आई हूं। इसमें जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप का वाचन और उसकी विवेचना करेंगे। कहानी के वाचन के पूर्व छात्रों के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन मस्तिष्क में किसी भी कहानी को सुनते समय ध्यान रखें कि उन्हें किन बिंदुओं को अपने संज्ञान में रखना है। वो है कथानक या अंतर्वस्तु, चरित्र चित्रण जिसमें आप देखेंगे कि प्रमुख पात्र कौन से हैं, सहयोगी पात्र कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं। कथा का परिवेश कैसा है, आधुनिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, उसका लिखने का तरीका, उसका शिल्प कैसा है और उसकी भाषा कैसी है। मिश्रित भाषा है, क्लिष्ट है, ऐतिहासिक है, जिसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग ज्यादा हो, या सरल सहज सामान्य बोलचाल की भाषा है। और कहानी का उद्देश्य क्या है। किसी भी कहानी को सुनते समय छात्रों के लिए आवश्यक होता है कि वो इन सारे बिंदुओं को अपने मन मस्तिष्क में ध्यान में रखते हुए कहानी को सुने। आज हम जिस कहानी का पाठ करने जा रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी है, जो दो प्रमुख पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ती है। समुद्री जीवन का परिवेश इसमें समेटा गया है और जिसके दो प्रमुख पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। कहानी के करीब करीब 7 भाग हैं और जयशंकर प्रसाद जो कि छायावादी प्रमुख अग्रणी कवि हैं, जिन्होंने काव्य, कविता, महाकाव्य, निबंध, नाटक और कहानी, उपन्यास, इन सभी पर अपनी लेखनी चलाई और साहित्य की दुनिया में उनका एक विशिष्ट, अति विशिष्ट स्थान है। जयशंकर प्रसाद के गद्य खंडों को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि इसका लेखक कौन है। उनका जन्म 30 जनवरी को 1889 में गोवर्धन सराय बनारस में हुआ और वो 14 जनवरी को 1937 में उनका देहावसान हुआ, वो भी बनारस में। उनके दादा का सुरती का व्यवसाय था, व्यवसायी थे वो मुख्य रूप से, और उनके पिता बाबू देवी प्रसाद और माता कना मुन्नी देवी। किशोरावस्था में इनके परिवार में बहुत सारे लोग, माता पिता बड़े भाई नहीं रहे, तो पारिवारिक दायित्व का वहन किया और इसी के साथ ही साथ उन्होंने अपने व्यवसाय को संभालते हुए का महाकाव्य कामायनी, जो कि छायावाद की प्रतिनिधि रचना है, उसका सृजन किया। आपकी दृष्टि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीयता को जीवंत करने की रही। उनके दो पूर्ण उपन्यास हैं, तितली और कंकाल, और इरावती उनका एक अपूर्ण उपन्यास है। आपकी आरंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज में हुई और आपका हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी पर समान अधिकार था, या आपने इनका अध्ययन किया था। वेद, पुराण, इतिहास और साहित्य शास्त्र आपकी रुचि के विषय थे। आपकी पहली कहानी ग्राम 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। उस समय के परिदृश्य में प्रेमचंद की कहानियों की धूम थी, जो सरल थी, सामाजिक परिवेश से आती थी। और साहित्य की दुनिया में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पताका संभाल रखी थी और वो निरंतर साहित्य के उत्थान के लिए, सुधार के लिए प्रयत्नरत रहते थे। प्रसाद जी के ऊपर इन सब किसी का कोई प्रभाव नहीं रहा। उन्होंने स्वच्छंदतावादी प्रेम की कहानियां लिखी, जिसमें राष्ट्रीयता मुख्य तत्व था और परिवेश अधिकांशतः ऐतिहासिक था। ये प्रसाद का काल प्रेमचंद के समानांतर चलता है और दोनों की अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं और दोनों की छवियां साहित्य की दुनिया में एकदम अलग है। प्रसाद के जो कहानी संग्रह हैं वो 5 है: छाया,
प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, और उन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी। और प्रसाद एक ऐसे रचनाकार हैं जिनसे कल्पना लोक में विचरण और साहित्य की दुनिया में गमन को आज भी सीखा जाता है। उनकी कहानियों में प्रेम एक तर्कातीत भाव के रूप में आता है। मतलब वहां पे तर्क का आग्रह नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो रहा है हृदय के अंतर्द्वंद के कारण, मानवीय मनुष्य की जटिलताओं के कारण, और एक सुंदर और भव्य माहौल में उन सब के विचरण के परिपक्व होने के साथ साथ उनकी कहानियां हिंदी साहित्य की दुनिया को समृद्ध करती हैं। वो संस्कृत निष्ठ, प्रांजल, निष्ठ शब्द, किंतु इसके बाद भी संप्रेषणीयता अत्यंत मजबूत है। उन्होंने रोमांटिक भावुकतापूर्ण कहानियां लिखी और उनकी कहानियों में एक कौतूहल, जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है। ये प्रेमचंद की प्रसाद की कहानियों की विशेषता है। अब हम लोग शुरू करते हैं आकाशदीप कहानी। कहानी का शुरुआत बिल्कुल अलग तरीके से है, संवाद के माध्यम से है। आप को जानना चाहिए कि प्रसाद के नाटकों में भी एक अद्भुत ओजस्विता है, अतः इनके कथा साहित्य में भी नाटकीय तत्व की प्रधानता है या संवादशीलता है। तो ये कहानी भी संवाद के माध्यम से शुरू होती है। कहानी शुरू करते हैं। बंदी, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा, बड़ा शीत है। अरे कहीं से कोई कंबल लाल कर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल है। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में लहरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे के स्पर्श को पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने आप को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। शस्त्र कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा नाम? चंपा। तारा खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगें उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्ठाहस करने लगे। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई सुन न सका। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूटा। दूसरा खंड। सुनहली किरणें और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पूत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको किसने मुक्त किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो फिर तुम्हें बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब मैं नौका का स्वामी हूं। बुद्धगुप्त, जलदस्यु। नायक ने कहा। चौंक कर चंपा ने इसके पहले उसको अपने अधिकार में ले लिया। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ।
जो विजयी होगा वही स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दी। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु गुप्त बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार के साथ दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणें बुद्धगुप्त को विजयी घोषित कर रही थी। नायक की कायर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात न करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहां प्राधान्य है। कितने दिनों में हम वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वार्तालाप शुरू होता है आपस में। वड़िक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने एक दिन मुझे घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना ली गई। चंपा रोष से जल रही। मैं भी ताम्र लिप्त का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहां ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालक के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन ने पहली लहरों को जगाया। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रज्जित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा कि अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम द्वीप पर पहुंच गए हैं। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं तब हम इसको चंपा द्वीप कहेंगे। इसके साथ ही चंपा हंस पड़ी। 5 वर्ष के बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र के उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर रखा था। चंपा एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही। डोरी धीरे धीरे खींची। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था।
वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ामयी शैलमालाएं बना रही थी और मायावनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके गीतों सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि एक तरल संकुल जलराशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से उसका मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती और बुद्धगुप्त की ऐसी आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के आंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज ना जाना क्यों वह बेसुध सी थी। वह दीर्घ काल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहां बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यही काम करना है? क्षीर निधिशाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीपक जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा हुआ क्या इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी? मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पर्ण लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय अभी भी वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और जलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश दीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भगीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते थे, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में भी मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती मेरी माँ। आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण। चल दस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुंह क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने यह रूप कभी न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था। उसका मुंह पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मीलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को
अस्त व्यस्त कर दिया। जया ने संकेत से एक छोटी सी नौका आई, दोनों ने उस पर बैठते ही समुद्र में उतर गए। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने आप को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। पी सकूंगी? नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाऊं। चंपा को देखते देखते पीड़ा और जलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे समुद्र में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव में बैठकर इधर उधर घूमना ठीक नहीं है। पास ही वह शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा, तो अच्छा होता बुद्धगुप्त जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा, चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया हूं। चकित कंपित कंठ से महानाविक बुद्धगुप्त ने पूछा। विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास न कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं कि मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूं। चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश ग्रह बनवाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए हुए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह होता। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्त के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी।
शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए एक सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका की सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था। बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या जया, इतनी बालिकाएं कहां से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हुए हूं। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज ये सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, तो वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता, जानती हो? इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हो। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली। तुम न जाने कैसी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो, कल ही हम भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। मैं स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने पल भर में दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरह है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ। विभवों का सुख भोगने के लिए मुझे छोड़ दो। इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए तब मैं अवश्य चला जाऊंगा। चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक ने उच्छ्वास में महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। उसने फिर पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? चंपा बोली, पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में
जलना होगा जैसे आकाश दीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा कि सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा द्वीप का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कितनी शताब्दियों पहले की कथा है। आज चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह की देवी की समाधि सदृश पूजा करते रहे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद की कथा आकाशदीप पूर्ण हुई। कथा का अंत पाठकों के हृदय में लगातार कथा पर्यंत उत्सुकता बनाए रहा कि आगे क्या होगा। प्रसाद की ये कहानी उनकी कतिपय उन्हीं की तरह की कहानियों के लिए सुविख्यात है। लोग आलोचकों को इसमें स्वच्छंदतावादी दृष्टि की अभिव्यक्ति समझ आती है। ये कहानी तो स्पष्ट है कि नायिका प्रधान है और उसको सामुद्रिक जीवन का परिवेश कौतूहल और नाटकीयता से भरता है। जैसा कि आरंभ में कहा गया था कि किसी भी कथा वस्तु को पूर्ण रूप से समझने के लिए आवश्यक होता है कि हम उसके कथानक को ठीक से समझें, उसके पात्रों का चरित्र चित्रण किस आधार पर, किस मनस्थिति, किस प्रकार से हुआ है, उनके नाम क्या हैं, प्रमुख पात्र कौन से हैं, इसको लगातार ध्यान में रखें। कहानी का शिल्प कैसा है, उसका माहौल या परिवेश कैसा है, तथा कहानी की भाषा कैसी है और कथा का अंत किस प्रकार से हुआ है। तो सर्वप्रथम इसको समझने के लिए हम कहानी की के कथानक या उसकी अंतर्वस्तु को समझना चाहेंगे, जिसको जयशंकर प्रसाद बहुत कलात्मकता के साथ गूंथते हैं और इस कहानी को वो 7 भागों में बांटकर ले चलते हैं। कहानी का प्रारंभ ही नाटकीय रूप से होता है। कहानी का पहला संवाद है, बंदी बोलता है, क्या है, सोने दो। ये इस संवाद के माध्यम से दो नितांत अपरिचित व्यक्ति कथा को आगे बढ़ाते हैं। ये संवाद ये व्यक्त करता है कि एक व्यक्ति में बहुत सारी चौकसी है, चिंता है, परवाह है, किंतु दूसरा व्यक्ति दुस्साहसी है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, निर्भीक है, निडर है और विपरीत परिस्थिति में भी कहता है कि बड़ी शीत है, कहीं से कोई कंबल डालकर शीत से मुक्त कर दे। धीरे धीरे संवाद और सहमति की स्थिति के साथ कहानी आगे बढ़ती है और संवादों के माध्यम से ही पता चलता है कि वो नाव जिस पर वो दोनों व्यक्ति हैं, केवल 10 और नाविक वहां पर हैं और एक प्रहरी है। और इस प्रकार से उन दोनों के वार्तालाप से कथा आगे बढ़ती है और घटनाक्रम बताता है कि दोनों उसमें एक दूसरे के जब गले लगते हैं तब उद्घाटित होता है कि उन दोनों बंदियों में एक स्त्री है और एक पुरुष है। घटनाक्रम आगे बढ़ता है, उनके प्रयास से नाव पोत से अलग हो जाती है। पहला बंदी उस नाव के रक्षक अर्थात नायक से कृपाण ले लेता है, दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है और बाद में ये कहानी के दूसरे खंड में आता है
ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहानी के 7 खंड हैं और सातों खंडों में कथा कहाँ पर आगे किस प्रकार से बढ़ रही है, और तभी पता चलता है कि उस द्वंद्व युद्ध में अपनी कुशलता से उस नाव के स्वामी से बुद्धगुप्त, जो कि कथा का नायक है, जीत जाता है। और प्रसाद के कुछ वाक्य व्यक्त करते हैं कि कथा की नायिका, कहानी की नायिका चंपा के हृदय में उस नायक बुद्धगुप्त के लिए एक कोमल भाव जागृत होता है। कहानी में एक लाइन है कि चंपा ने युवक दल जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। इस तरह से शनह शनह प्रकट होता है कि उन दोनों का रिश्ता बढ़ रहा है। कहानी के तीसरे खंड में वो दोनों लोग अपने पिछले जीवन का परिचय देते हैं। ये उनका औपचारिक परिचय है, जिसमें वो दोनों लोग जानते हैं। मणिभद्र नामक व्यक्ति के बारे में पता चलता है। एक नाम यह आगे आता है। कदाचित इस कथा में नाम बहुत कम है। नाम के संदर्भ में चंपा, बुद्धगुप्त, मणिभद्र और नायक, जिसको नायक बुलाया गया है, साथ ही जया, इतने नाम आते हैं। चंपा बताती है कि जलदस्युओं के द्वारा पिता की मृत्यु के पश्चात मणिभद्र अर्थात पोत के मालिक ने उसे घृणित प्रस्ताव दिया और उसने उसका तिरस्कार किया, जिसके कारण वो बंदी बना ली गई। उधर बुद्धगुप्त बताता है कि वो है क्षत्रिय ताम्रलिप्त नामक स्थान का, किंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बना है। इस निहिल संभाषण में दोनों नए द्वीप पर पहुंचते हैं और इस नए द्वीप का नामकरण बुद्धगुप्त चंपा के नाम पर चंपा द्वीप कर देता है। इसके पश्चात कहानी के चौथे खंड में 5 वर्ष का अंतराल आता है और दिखाते हैं कि चंपा द्वीप जला रही है। उन लोगों का जीवन उस द्वीप पर चल रहा है। बुद्धगुप्त कहता है कि तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखाना चाहती हो। इस प्रेम के प्रवाह के बीच के में भी चंपा को लगता है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी बुद्धगुप्त के हृदय से शुष्कता नहीं गई है। वो अभी भी करुणा विहीन है। वो पर दुख कातर कदापि नहीं है, जो कि चंपा का प्रथम गुण है। अतः चंपा के हृदय में बुद्धगुप्त की शुष्कता और अपने हृदय की करुणा के बीच की टक्कर यहाँ पर दिखाई पड़ती है। वो यहाँ पर जवाब भी देती है कि उसकी माँ इस तरह का दीप जला करके कहती थी कि मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार के ठीक पथ पर ले चलना। इसकी कारण वो भी अपनी माँ की तरह फूले हुए नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए ये कार्य कर रही है। अतः ये वाक्य उसके हृदय की करुणा, लोगों के लिए उसकी चिंता और उसके विगत इतिहास को भी घोषित करती है। फिर खंड 5 आता है, जहाँ पे चंपा के साथ जया खड़ी हुई है। ये एक और स्त्री है जो कहानी में है बहुत थोड़े से समय के लिए। यहाँ पर इस खंड में बुद्धगुप्त और चंपा के मध्य के कुछ भावुक वार्तालाप है। प्रेम और घृणा का द्वंद्व है। परस्पर विरोधी भावों का घर्षण है, जो प्रसाद के एक दार्शनिक वाक्य से स्पष्ट होता है। जब चंपा बुद्धगुप्त से कहती है कि मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। यह कहकर चंपा रो पड़ती है। प्यार और घृणा का यह द्वंद्व चंपा के जीवन की स्थायी पीड़ा के रूप में कहानी में उभरता चलता है, कहानी को आगे बढ़ाता है। छात्रों के लिए आवश्यक है कि वो कथा को पढ़ते समय कथानक में पसंद आने वाले या कथानक को आगे बढ़ाने वाले कुछ वाक्यों का स्मरण अवश्य रखें। कथा विवेचना के लिए वह महत्वपूर्ण आवश्यक बिंदु होता है।
आगे उन दोनों के वार्तालाप के पश्चात खंड 6 आता है। 6वें खंड में दिखाते हैं कि एक समारोह का आयोजन हो रहा है। उस आयोजन में चंपा को पता चलता है कि ये आयोजन उसी के विवाह का है, तो उसको बुरा लगता है कि उसको अभी तक कुछ भी नहीं पता था। वो बुद्धगुप्त से पूछती है तो बुद्धगुप्त बहुत प्रेम और स्नेह से बताता है कि ऐसा है, किंतु उसकी सम्मति के अनुसार, और कहता है कि हम लोग बहुत दिनों के से अपने हृदय के इन भावों को अलग अलग करते हुए हैं, सुप्त किए हुए हैं, सुलाए हुए हैं। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि अब इनको पल्लवित करने का समय आ गया, और इस हम एक सुंदर रिश्ते में बंद करके मैं अपनी पावन भारत भूमि, मातृभूमि पर चलता हूँ, जहाँ पर हम लोग आनंद से निवास करेंगे। तब फिर चंपा तिरस्कार में कहती है, तिरस्कार करते हुए कहती है, तकलीफ के साथ, दुख के साथ, कि मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। जब चंपा से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है इतनी प्रतीक्षा के बाद, तब बुद्धगुप्त भारत जाने का निर्णय लेता है, और चंपा चंपा द्वीप में रहना ही अपनी नियति मान लेती है। फिर अब अंतिम खंड आता है कथा का 7वां। जब सुबह सुबह चंपा देखती है कि नाविकों की एक श्रेणी समुद्र का किनारा छोड़ करके भारत की ओर जा रही है, अर्थात बुद्धगुप्त रवाना हो रहा है। चंपा की आंखों में आंसू हैं, और कहानी यही समाप्त हो जाती है। प्रसाद बताते हैं कि कितनी शताब्दियों पहले की ये कथा है। पता नहीं चंपा कितने दिनों तक उस स्तंभ में दीप आलोकित करती रही, और उसके जाने के बाद काल के कठोर हाथों से काल कबलित होने के पश्चात पता नहीं कब वह दीप स्तंभ भी ढह जाता है, और कारुणिक स्तर पर ये कथा समाप्त हो जाती है। करुणा मानव मात्र के हृदय का वह भाव है जो उसको सभी के हृदय से जोड़ने का अमर सातत्यपूर्ण, कोमलता से परिपूर्ण, भावनाओं में आबद्ध कर एक सनातन स्वरूप दे देता है। इसके पश्चात हम लोग बात करते हैं चरित्र चित्रण की। यहाँ पर कहानी के 2 प्रमुख पात्र हैं और कुछ सहयोगी पात्र हैं। और कुछ अनुपस्थित पात्र भी हैं, जैसे उसमें चंपा के पिता हैं, चंपा की माँ है, जिनका वह जिक्र करती है। माँ की करुणा ही चंपा के हृदय में विश्रांति पाती है, उसको दया सेवा की ओर प्रेरित करती है। फिर एक अनुपस्थित पात्र है मणिभद्र। वो उस पोत का मालिक था, जिसके कारण चंपा जिसके कुप्रयासों के कारण चंपा उसी नाव में बंदी है। फिर उपस्थित सहयोगी पात्र है नायक, जो बुद्धगुप्त से लड़ता है और फिर बुद्धगुप्त को समर्पित हो जाता है और बताता है कि नहीं, समर्पण ही पहले मणिभद्र के प्रति था उसका, और अब उसका आ, बुद्धगुप्त के प्रति होगा। और उसके पश्चात जो प्रमुख पात्र है वो है बुद्धगुप्त। वो जलदस्यु से महानाविक के रूप में प्रसाद उसका विकास करते हैं, और उसका व्यक्तित्व इस तरह से उभरता है कि वो कहता है कि महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। प्रेमी के रूप में उसका चरित्र बहुत सुंदर रूप से विकसित हुआ है, और निरंतर एक दस्यु के भावों को धारण करने वाला व्यक्ति एक अलौकिक करुणामयी तरुण बालिका के समक्ष अपने हृदय को इस प्रकार से समर्पित कर देता है कि उसी के नाम पर वो द्वीप का नाम रखता है, और उसी के कारण वो कहता है कि उसको एक नई वस्तु का पता चला, वो थी कोमलता। और इस कोमलता को निरंतर पोषित करता हुआ वो लगातार प्रयास करता है
कि चंपा अपने हृदय में बुद्धगुप्त को स्थान दे, और वह समझता भी है कि चंपा जिस अंतर्द्वंद को झेल रही है वो उससे पार पाना अत्यंत दुष्कर है। वो उसके सामने निवेदन भी करता है कि उसके पिता की मृत्यु उसके हाथों नहीं हुई थी। वो चाहता तो चंपा से विवाह कर लेता, किंतु वो चंपा को हृदय और पूर्ण हृदय के साथ अपनाना चाहता है, और समझता है कि मैं क्या करूं, अपने हृदय के दुर्बल अंश पर मुझे श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई है। मेरा पशु बल और धन बल सब कुछ उसके सामने शांत हो गया है। वह चंपा को अपने हृदय के उद्दाम कोमल तंतुओं, कोमल भावनाओं और शारीरिक बल के साथ चाहता है। साथ ही साथ चंपा की करुणा की निरंतर सराहना करता है। उसके प्रति आ, आभारी होने के साथ साथ उसके आगे नतमस्तक रहता है। चंपा का चरित्र सबसे प्रमुख है। वह अकेली अपने कर्मों के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानती है। भावात्मक रूप से वह आत्मनिर्भर है, साहसी है, निडर है, संघर्षशील है, किसी भी परिस्थिति में का सामना करने के लिए तत्पर रहती है। वो ईमानदारी और नैतिकता की प्रतिमूर्ति है। मानवीय गुणों से परिपूर्ण चंपा समय के साथ साथ या प्रथम आकर्षण में ही बुद्धगुप्त को अपने हृदय को दे देती है, किंतु नैतिकता उसके मार्ग में आड़े आती है। वो एक स्त्री चेतना, मुक्त स्त्री चेतना से युक्त स्त्री थी, जो निरंतर अपने हृदय में होते हुए द्वंद्वों को स्थान देती है। अपनी दृष्टि में वो नैतिकता को सबसे ऊपर मानती है। वो प्रेम करती है बुद्धगुप्त से, समर्पित है हृदय ही हृदय में बुद्धगुप्त के प्रति, किंतु अपने पिता की हत्या के लिए भी दोषी उसी को मानती है। पूर्ण रूप से नहीं तो कदाचित। यह एक कहानी में इस चीज को लेकर के लगातार एक संशय की स्थिति बनी रहती है। उसका एक वाक्य जिसको अधिकांश रूप से उद्धृत किया जाता है, जो इस तरह के द्वंद का आधार है, वो कहती है कि अंधेर है जलदस्यु तुम्हें, मैं आखिर हृदय ने धोखा दिया, मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदस्यु तुम्हें प्यार करती हूं। यह चंपा की पीड़ा है। यही कहानी को एक ट्रेजिक स्वरूप देती है। यह पीड़ा स्वयं को स्वयं के द्वारा दी हुई है, और यह चंपा की नैतिक चेतना से आई है। इस प्रकार से विरोधाभासी तत्वों के आधार पर चंपा का चरित्र विकसित होता है, जिस पर पाठकों को प्यार आता है, आदर आता है, किंतु उसके संभ्रम से, उसकी भ्रमित अवस्था से झुंझलाहट भी आती है, और यही मिश्रित भावों के उदय को प्रसाद के कौशल का परिणाम माना जाता है। ये कथा अपने परिवेश में उत्कृष्ट है। यहाँ पर ऐतिहासिक परिवेश है, प्राकृतिक रूप से उसको दिखाया गया है, और सामुद्रिक रूप से उसका वर्णन हुआ है। ये कहानी इसी सामुद्रिक परिवेश में विकसित होती हुई चलती है, जहां पर संक्षेप में बीच बीच में अंतर कथनों से जयशंकर प्रसाद उस पर प्रभाव डालते हैं। अब जहां तक शिल्प की बात करें, तो इसका शिल्प थोड़ा कदाचित
सामान्य कथाओं से हटकर है, थोड़ा जटिल है। इसका आरंभ नाटकीय संवाद से होता है और असंबद्ध सी प्रतीत होने वाली ये बातचीत ही कहानी को आगे बढ़ाती है। बीच बीच में लेखक के कथन भी हैं, संवाद भी है, कहानी के क्रम को जोड़ने के लिए प्रसाद कहानी के क्रम को भंग भी करते चलते हैं। ये एक फ्लैशबैक तकनीक है, जिसमें मुख्य कथा के साथ पुराने भावों का तारतम्य बनाया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है लगातार। अगर इन घटनाओं को देखें, पात्रों के चिंतन को देखें, तो ऐसा महसूस होता है कि हम एक काव्यात्मक गद्य का वाचन कर रहे हैं। काव्यात्मक वर्णन कहानी की प्रभावशीलता और रहस्यमयता को बढ़ाता चलता है। बीच बीच में पात्रों का स्वगत कथन आता है, आत्मचिंतन आता है। कहानी का अंत होते होते प्रसाद उसे लोक कथा का रंग देने का भी प्रयास कर देते हैं और कहते हैं कि ये पता नहीं कितनी शताब्दियों पहले की कथा है। इस प्रकार से करुणा के रंग में रंगी कहानी अपने एक अद्भुत शिल्प के साथ समाप्त होती है। प्रसाद की भाषा के संदर्भ में सामान्य मत है कि वो काव्यात्मक गद्य में अपनी कथाएं लिखते हैं, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए, क्योंकि ऐतिहासिकता वहां प्रबल है, तो संस्कृत और तत्सम शब्दों का आना स्वाभाविक है। इनके आने के बाद भी कहानी की भाषिक संरचना उसके प्रवाह को बाधित नहीं करती है। प्रसाद किसी भी वस्तु का वर्णन करते हुए इन सारी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि कथा का प्रवाह कहीं भी न टूटे। अतः प्रसाद की कथा रचना में हम अंत इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि प्रसाद की कथा रचनाओं में वैयक्तिक भावनाओं और कल्पना शक्ति, सौंदर्य बोध को बहुत महत्व प्रदान किया जाता है। उनके पात्रों का अंतर्द्वंद और विद्रोह एक गहरी नैतिक चेतना पर आधारित होता है। अपने पिता के हत्यारे से घृणा और प्रेम एक साथ होने को लेकर उठने वाले अंतर्द्वंद को बहुत स्वाभाविक रूप से प्रसाद चित्रित करते हैं। लेकिन जिस बात की अक्सर इस कहानी की विवेचना में अनदेखी की जाती है, वह पिता के हत्यारे के प्रति मन में प्रेम भाव विकसित होने की नैतिक वेदना। चंपा प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद से ग्रस्त होती हुई हिंदी साहित्य का एक अविस्मरणीय पात्र के रूप में उभरती है। उसके साथ ही साथ उसकी वह तकलीफ, विवशता, जिसके कारण वो एक नैतिक ग्लानि से ग्रसित है। वो कहती है कि जिसके कारण वो ये समझती है कि पिता के हत्यारे से प्रेम करने के पश्चात भी वो उसके साथ किसी संबंध में बद्ध नहीं हो सकती। इसी कारण वो कहती है अपनी वाक्य में कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसी में जलना होगा, क्योंकि इस नैतिक ग्लानि से मुक्ति का कोई उपाय उसको समझ में नहीं आता है, या वो उससे मुक्त होना ही नहीं चाहती है। इस प्रकार से दो परस्पर विरोधी वृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्ष को बहुत संश्लिष्ट और व्यंजनात्मक रूप से प्रसाद इस कथा में आपके सामने, पाठकों के सामने रखते हैं। ये कहानी इस प्रकार से एक गद्य काव्य का भी आनंद देती है। अपनी कवित्वपूर्ण भाषा शैली, संकेतों, व्यंजना के माध्यम, बिंबों के
सुंदर चित्रों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद एक कथा में भराव करते चले जाते हैं। कथा कहीं भी खाली जाती हुई महसूस नहीं होती है। कह सकते हैं कि इस कथा में, इस कहानी में, आकाशदीप में प्रसाद की छायावादी वृत्तियां, काव्यात्मक वृत्तियां आकाशदीप के रूप में एकदम सचित्र हो उठी हैं। अंत में प्रसाद जो स्वयं ही बुद्ध की करुणा, त्याग और सेवा से अत्यधिक प्रभावित थे, उसी को चंपा के अंतिम दिनों का संबल बनाकर कहानी को एक अत्यंत रोमानी अंत प्रदान करते हैं। प्रेमचंद का एक वक्तव्य है, वो कहते हैं कि प्रसाद की कहानियों का अंत बड़ा ही भावपूर्ण, ध्वन्यात्मक होता है और सहसा पाठक के मन को झकझोर देता है। शायद ये एक बहुत सुंदर उद्भावना है जो प्रसाद की कहानियों के स्वरूप को बताती है। और प्रसाद, ऐसा महसूस होता है कि एक चित्रकार की भांति अपनी कथा में रेखा चित्रों की तरह से संदेशों को थोड़ा बताते हुए और पाठकों के मन पर छोड़ते हुए उद्घाटित करते चले जाते हैं। इस प्रकार से जैसा कि आलोचना की दुनिया में प्रसिद्ध है कि प्रसाद की कथाएं ना दुखांत होती हैं ना सुखांत होती हैं, वस्तुतः वह प्रसादांत होते हैं। प्रसाद का एक अपना तरीका है जिस तरीके से वो अपनी कथाओं को परिणति देते हैं, अपनी कथा का अवसान करते हैं और उनकी चित्रात्मक शैली पाठकों के मन पर एक ऐसा भाव छोड़ करके चली जाती है कि पहली बार महसूस होता है कि कहानी को दोबारा पढ़ा जाना चाहिए। दूसरी बार महसूस होता है कि क्या हम उनके पात्रों के भावों को पूरी तरह समझ पाए। और क्रमशः जब उसमें आप बार बार डूबते उतरते हैं तो आप प्रसाद के शैली के प्रेमी हो जाते हैं। और यही कारण है कि 72 कहानियां के साथ प्रसाद अपने एक विशिष्ट कौशल को लेकर के हिंदी साहित्य में अमर होते हैं। इस प्रकार पाठकों या छात्रों, प्रसाद का हिंदी कहानी की दुनिया में एक अद्भुत अपना अलग तरीके का स्थान है, जिसकी सबसे बड़ी टक्कर कहूं या समानांतर रूप में चलना कहूं, वो होता है प्रेमचंद। दोनों समकालीन थे एक तरह से और दोनों का वर्णन का अपना अपना एक आलोक था। तो कहानी की दुनिया में अगर सामाजिकता और यथार्थ प्रेमचंद का यहाँ प्रेमचंद को प्रेमचंद बनाता है, तो उसी प्रकार से रोमानियत, राष्ट्रीयता, चित्रात्मक शैली, काव्यात्मक भाषा और एक वैभव युक्त कौतूहल और जिज्ञासा से भरा हुआ वर्णन प्रसाद को विशिष्ट और जयशंकर प्रसाद बनाता है। इस प्रकार से आज आकाशदीप का आपके सामने वाचन हुआ, विश्लेषण हुआ। उम्मीद है कि ये कथा अपने स्वरूप में आप सभी को बार बार पढ़ने के लिए मजबूर करेगी और आपको आपकी चेतना में एक स्थान प्रदान करेगी। धन्यवाद।
नमस्कार।